देख रहा है विनोद पंचायत सीरीज जो आप सब लोगों ने बहुत देखी होगी। आप देखेंगे कि कैसे प्रहलाद चा और विनोद ने अपनी पढ़ाई की सारी मज़ेदार किस्सों को बताया है कि कैसे उनको पढ़ाई में क्या क्या वाक़यात उनके साथ हुए, कैसे हंसी मजाक के किस्से उन्होंने बताए। तो आप देखेंगे इस वीडियो में उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान इन चीज़ों का खुलासा किया है। चलिए देखते हैं। बड़ी सिमिलर सी लगती है, एक जैसी लगती है। मतलब बचपन में संघर्ष देखा और गरीबी देखी, और उसके बाद अगर एक्टिंग की बात भी करें तो बड़ा एक्सीडेंटल मामला रहा। शुरुआत विनोद आपसे करते हैं कि आपने बताया कि आपने बचपन में रुई तक बेची और उसके भी अपने किस्से हैं। और उसके बाद आप जब कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज में एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मगर एक किस्सा हमने आपका सुना कि आपको बताया गया कि वहाँ फलानी जगह पर एक्टिंग का ऑडिशन चल रहा है। हाँ। और वहाँ गए तो लड़कियों से मिलने को मिल जाएगा। क्या कहानी है उसकी? हाँ, मतलब हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं दिलीप तिवारी। अब तो वायरोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े अच्छे तो होंगे ही मान लीजिए जी। तो ये था कि जाट कॉलेज में लड़कों का जाना गर्ल्स कॉमन रूम में तो अलाउड नहीं था, तो थिएटर का ऑडिशन वहीं हो रहा था। तो अब मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है, दिलीप तिवारी जी को ये था कि भाई एक्टिंग है और थिएटर है, बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, चलो गुरु मज़ा आएगा वहाँ। मैंने कहा यार समझ तो कुछ पाऊंगा नहीं मैं। बोले और छोड़ो यार, गर्ल्स कॉमन रूम तो दिखाएंगे कि कहाँ लड़कियाँ बैठती हैं, कहाँ अखबार पढ़ती हैं, क्या करती हैं। और दोस्तों की सलाह कभी कभी मान लेनी चाहिए। हाँ, और बस वहाँ पर गए और फिर वो जिंदगी बदल गई। तो इस तरीके से शुरुआत हुई, वहां से एक्टिंग का चस्का लगा। हाँ, और प्रहलाद चा को भी एक्टिंग का चस्का ऐसे ही लगा। गए किसी और काम से थे और उसके बाद इनको बैठा दिया एक्टिंग करने के लिए और शर्ट पहनाए गए और शर्ट गई फट। पैंट फट क्या किस्सा है उसका? वो एक्टर वहाँ से एक्चुअली जहाँ लोकेशन पे शूट था स्लॉटर हाउस में, वो एक्टर चले गए वहाँ से भाग के। और मेरी कमर कुछ ज़्यादा थी, उनके हिसाब की कमर थी। पर था कि लोकेशन 4 घंटे के लिए मिली है, ये नहीं कर पाएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो मैंने पैंट पहना, पैंट फट गई और फटी पैंट को जो है पहने ही सिला गया। तो जो है फिर वो कर दिया। मतलब उसके बाद तो फिर जैसा है चल ही रहा है। अच्छा, आपसे एक माफ़ी मांगना चाहेंगे, पेठा नहीं ला पाए आपके लिए। मैं चाट पेठा तो लाने चाहिए थे भैया के लिए। इस जीवन का पेठा मैं खा चुका हूँ इस सीन में। अब मैं मर जाऊंगा तभी खाऊंगा, मरे हुए पे खिला देना। अब पेठा नहीं खा सकता हूँ मैं। अच्छा, आप दोनों की मुंबई जाने की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई साहब तो एकदम माला माल गए थे। लोग बताते हैं ना कि स्टेशन पे सोए, पैसा नहीं था, दिक्कत थी। 40,000 रुपया लेके गए थे मुंबई। हाँ। कहाँ से आया था 40,000? वो एक मैंने जिस कॉलेज से मैं पढ़ता था तो वहीं मैंने नाटक डायरेक्ट किया था, तो उसकी फीस मुझे मिली थी। वो मेरे बड़े प्यारे टीचर थे, प्रोफेसर सुरेंद्र मलिक साहब। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास बम्बई आने के पैसे थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि तू प्ले डायरेक्ट कर, फीस मिलेगी वो लेके निकल जाना। तो उन्होंने इस तरीके से मदद की, तो मैं 40,000 रुपये लेके बम्बई आया था। और ये भी डिसाइड था कि मतलब जब तक है ये 40,000 तब तक काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो बैक टू पवेलियन जाके थिएटर करूंगा। 40,000 तब तो रजा बनारस यही है। हाँ, तो लेकिन वो 40,000 कभी खत्म हुए नहीं, मतलब ईश्वर की कृपा रही। और हमने सुना कि आप पहले महीने में ही लखपति हो गए मुंबई हाँ, जाके। मतलब ये था कि पहले महीने में लखपति हो गए थे। पैसा ही पैसा। हाँ, मतलब लाख रुपए तो आ गए थे, जो मतलब इमेजिन से परे थे कि हाँ, मतलब वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही ऐसा हुआ था कि एक ऐड की और उसमें मैं था और उन्होंने बोला सामने से कि 70,000 पर डे। तो मुझे लगा कि कोई ना मजाक कर रहा है मेरे साथ। 70,000 पर डे कौन देता है यार ऐड में। तो थोड़ी देर तो मैंने अपने आप को संभाला, बीच पे था, मुझे लगा पैर कपकपा के गिर जाएंगे मेरे। और 2 दिन का काम, 1,40,000। पापा को बताया, पापा भी सदमे में चले गए थे कि ये क्या। अरे पंचायत आपको पहचानते देख ली विनोद के तौर पे हैं लोग। अच्छा, आपकी एक तारीफ मैं करना चाहूंगा। जब हम लोग पंचायत देख रहे थे तो मुझे लगता है बाकी लोगों का एक्सपीरियंस भी यही रहा होगा। मुझे तो लगा कि कोई गांव का ही कोई आदमी पकड़ के एक्टिंग करवा दी गई है। ऐसा था सबके साथ? अद्भुत काम भाई साहब। अरे मतलब मैं तो वाकई बहुत
देख रहा है विनोद, तालियां बज रही हैं। मतलब मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने भी मतलब ये रोल करते हुए कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे और सारे रोल किए, ये भी करके चला आया, किया मन से ही था। सबसे अच्छी बात थी कि फैजल दादा वहाँ मिले थे, तो मतलब इनको जब मैंने वहाँ देखा था तो क्योंकि सब लोग नए थे, एक दादा थे जिनको, और दादा से भी तब मुलाकात हुई थी 2013 के बाद पंचायत के उस पर। और मतलब और प्रोजेक्ट किए हम लोगों ने, दादा ने भी साथ किए, लेकिन पंचायत का मैंने सोचा था ठीक है छोटा सा है वो क्या, ये तो जब हुआ मेरे को लगा ही नहीं ये क्या हो गया। मतलब मैं आज तक छोटो सदमे में लागे हूँ। गाँव करे गंभीर। हाँ मतलब सही में ये आप सब लोगों की इतनी मोहब्बत है कि मैं आज तक तुम क्या नहीं खा के समझ आए हो? पाता कि ये क्या है। भैया पूछ रहे हैं तुम क्या खा के आए हो? पेठा खा के आया है। तो प्रहलाद चा, आपसे सवाल है, जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक शूटिंग हमने देखी थी तो उसमें एक जगह आप बूचड़ खाने पर जाते हैं, सुना है वो शूट भी आप इलाहाबाद से है और वहीं पर हुआ था। जी जी। उसमें आपने एक उंगली उठाई थी, असली थी कि नकली? नहीं, नकली थी वो, पर बाकी सारा माल असली था उधर। बाकी सारा माल असली था। और अब इनसे, फैजल भाई से पूछिए, इनको असल में गैंग्स ऑफ वासेपुर में इंस्पेक्टर नहीं बनना था पर ये बन गए, वो कहानी सुनाइए प्लीज। तो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे उस फिल्म का, और जिस दिन वो स्लॉटर हाउस का सीन था, इस एक्टर को बुलाया गया था, वो एक्टर अंदर घुसे, वहाँ से बाहर भाग गए, क्योंकि सब कुछ एकदम उस 4 घंटे के लिए लोकेशन मिली थी। तो अब क्या, सर ने बोला कि या तो तुम करो या तो फिर छोड़ देंगे। वो सर और अनुराग सर ऐसा करते ही हैं, ऐसे ब्लैकमेलिंग स्लैश प्यार होता है वो, कि सुनना ऐसा करते करते। तो कपड़ा पहना मैंने, कपड़ा फट गया। फिर वो कपड़ा सिला गया, और वो एक ही टेक लेना था, कोई दूसरी बार वो फट जाता, क्योंकि उंगली उठाते ही मैंने पहली बार कुछ 3-3.5 मिनट के सांस रोकी थी, क्योंकि सांस रोक के मैंने जो है वहाँ से चलता हुआ गया, उंगली उठाई, और पंकज भाई ने अपना डायलॉग बोला। तो वहाँ से, और मुझे पता भी नहीं था कि ये एक्टिंग बहुत लंबी होने वाली है। मैंने कहा आधा 1 घंटे काम, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। फिर पता लगा कि नहीं, तो और लिखा हुआ है। और उस टाइम मेरी शादी भी हो रही थी। मैंने कहा भाई शादी टूट जाएगी मेरी, तुम जो है घर जाने दो। पर वो धीरे धीरे होता गया, और फिर वो अच्छा हो गया, और मेरी शादी भी हो गई। देखिए, दिख नहीं रहा है चेहरे से। उसके बाद एक आपके लिए बड़ा शब्द चलता है, आप इस्तेमाल करते थे KGM, काला गंदा मोटा। ये क्यों करते थे भाई आप? बताइए कहानी इसकी। मैंने बोलता था भाई किसी को भी KGM चाहिए तो बताना, आराम नगर में टहल टहल के, काला गंदा मोटा आदमी, मैं फिट बैठता हूँ। और किसी को भी किसी भी कास्टिंग वास्टिंग में ख़राब इंसान चाहिए, मुझे बुला लीजिए। तो हमारे जहाँ पे हम लोग का ऑफिस है, वहाँ सबका ऑफिस है, क्या नाम से, अनमोल का भी है, मुकेश छाबड़ा का भी है। तो मैं टहल टहल के हर एक को बोलता, KGM, यू वांट KGM? मैं हूँ। तो वो लोग बोलते थे कि मैंने कहा इस हालात में कोई एक्टिंग करवा लो तो ठीक है। वरना मैं तो पतला नहीं होने वाला हूँ। भाई साहब, आपका वो बड़ा सीन बड़ा पॉपुलर होता, फुकरे मूवी का, पहली फ्रेंच किस चूचा की। ये सबको याद है। क्या कहानी है उसकी? कहानी तो कुछ नहीं है, वो तो मुझे उसी दिन जाके पता चला। मुझे लगा कि ये कुछ ऊपर से करना होगा। तो मृग सर बोलते कि नहीं, मृग सर बोलते कि नहीं करना है, इसमें क्या है, सोचने वाली बात थोड़ी है। अब संकोच इतना हो कि समझ में ना आए, लेकिन फिर, और ये भी नहीं है कि एक बार में खत्म हो गया, इधर से भी उधर से भी इधर से भी, मतलब नहीं, जाके तो वो 10-15 बार वो करना पड़ा। बहुत दुखद। तो हालांकि वरुण भाई भी थे, तो मतलब ठीक है। वरुण भाई मत बोलो। ये भाई बोल के उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है। अरे, और उसमें भी यही रहा, जैसे कि पंचायत में रहा, तो फुकरे बहुत लोगों ने देखी। इवन मैं गया था ऑडियंस के साथ में बैठा, और इधर कॉलेज के ही टाइप से बच्चे थे, और वो हंस रहे उस सीन पे, और मैं बगल में ही बैठा हूँ, क्योंकि लुक बिल्कुल चेंज था। तो लेकिन कोई पहचाना ही नहीं, सबको यही लगा कि ये दिल्ली से ही कोई जमुना में ही गोते खाने वाला आदमी है, वही का लोकल है, और वहां से पकड़ के एक्टिंग करा ली गई है। ये आपकी खासियत है, पंचायत में भी यही हुआ, लोग समझ ही नहीं पाए कि आप एक्टर हैं। हाँ, मतलब कभी कभी लगता, अच्छा भी लगता है, नहीं भी पहचानते, लेकिन ये लगता है कि जब, जैसे कि अनुभव ने ही बोला था कि
इन्होंने थोड़ा सा वही पंचायत का रिव्यू किया था और बोला था, तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं लगातार शूट कर रहा था और वो रिव्यू देखा और लगा कि चलिए कोई तो है कि उस चीज़ को नॉलेज कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। सुना भाई साहब आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और पहले करियर गाना में गाना थोड़ा सा हो जाए, बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे। गाना गाता तो नहीं हूँ, मतलब गा तो लेता हूँ। शौकीन तो है, हमने सुना आपका एक इंटरव्यू। हाँ हूँ, लेकिन अभी गाने के साथ खांसी भी आएगी। क्या आप लोग खांसी के साथ गाना सुनने को तैयार हैं? थोड़ा सा हो जाए। अशोक भाई, जी मुंबई में समंदर किनारे पीले रंग का पानी पीने के बाद जो गाना आपने सुनाया था वही सुना दीजिए। चलिए कोशिश करता हूँ बीच में खांसी ना आए। और तो आप लोगों को दिन में पीला पानी नहीं पीना है। एक हम लोगों ने नाटक किया था बीएनए में रहते हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो उसमें एक गाना था, वो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ कि एक ब्राह्मण है जो पूजा पाठ कराने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौट रहा है, तो जो उस पर एक कटाक्ष था, व्यंग था कि राम रस पियो रे भाई, आजो पिए सो अमर होई जाई। अरे राम रस पियो रे भाई, आजो पिए सो अमर होई जाई। ऐसी गाड़ी पीजिए जो मोरी की कीच, घर के जाने मर गए आप नशे के बीच। क्या बात है। के राम रस पियो रे भाई, आजो पिए सो अमर होई जाई। कंठी तोड़ो माला तोड़ो गंगा देह बहाई, और मदिरा पियो खाई के मछली, बकरा जाऊ चबाई। के राम रस पियो रे भाई, और जो पिए सो अमर होई जाई। बहुत बढ़िया। तो प्रहलाद शाह, आप वापस चलते हैं आपके गैंग्स ऑफ वासेपुर के रोल पर। और आपने जब उसमें कहा था, जब दरोगा जी आपसे कह रहे थे सीनियर वाले कि बंदूक तैयार रखिएगा और करना हमें कुछ नहीं है, फिर आपका जवाब आया कर तो वैसे हम वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे। वो बड़ा यादगार था। हाँ वो मतलब कहने के टाइम पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि चलो बात हो गई, पर लोगों ने बहुत काफ़ी उसको, ये और वो वाला डायलॉग जब मैं हंस देता हूँ, जब वो कहता है थाने में कि जो है, मैं कहता अच्छा ऐसा है ना, तो वो होने के टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आएगा। कि कुछ लोग, एक तो किसी ने एक टी शर्ट बनाई थी, उसके नीचे लिखा था कर तुम कुछ नहीं पाएंगे। तो उसने भेजा मुझे, और हम लोग भी ऑफिस में बोलते रहते हैं, मुझे लगता है आप लोग भी अपने कॉलेज में ऑफिस में बोलते रहते होंगे कर तो हम कुछ वैसे भी नहीं पाएंगे। बोलते हैं ना। दूसरी चीज आपकी जो बड़ी कतल मुस्कान है भाई साहब, है कि नहीं है? आपकी मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा है। कहाँ से लाते हैं वो मुस्कान? बस रियल है कि एक्टिंग वाली है? नहीं सर, ऐसे मतलब क्या बताएं, इतना भयंकर सा चेहरा है। तो इसमें जो भी चल रहा है उसी में लोग अच्छा लग रहा है। एक बार हमारी जनता के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। पंचायत के रोल में आपके बारे में बात करूंगा। मैंने कहीं सुना कि वो रोल बाकी लोग जो तय हुए कि एक्टिंग करेंगे, कौन करेगा एक्ट्रेस, बाद में तय हुआ, मगर जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो आपके लिए वो प्रधान का रोल पहले से तय था। क्या कहानी है उसकी? हाँ वो पहले से ही था, और मैं ही तैयार नहीं था कि मैं करूँगा। वो दोनों तैयार थे, राइटर और डायरेक्टर, कि हम ये तो तुम से ही कराएंगे, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि वो ऐसा हो जाएगा कि आज यहाँ पे हम इस जगह पे होंगे। पर यह है कि वो लोग ने डे वन से सोच के, और बाकी कास्टिंग तो अलग लोगों ने की थी, ये दोनों दीपक और चंदन जो है लगातार मिलते रहे, तो 1.5-2 महीना लगा ओके होने में, क्योंकि मुझे भी नहीं था कि यार करूँगा नहीं करूँगा, पता नहीं कैसा होगा।
पर फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ा तो इतना अच्छा आसान किसी ने काफ़ी सालों बाद लिखा था। कोई आसान लिखना बहुत टफ होता है, तो वो जो है स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, तो फिर हो गया वहाँ से। और आपका भाई साहब सीन, हम तो यहीं आगेंगे हम नहीं मानेंगे। उसकी तैयारी कैसे हुई थी? तैयारी कुछ नहीं थी, बस ये था कि उस दिन हम लोगों का पूरा दिन निकला था और दादा और हम लोग हंसते हंसते मतलब आधी तो सांस फूल गई थी। पहले तो जब शुरू में करना शुरू किया तो मतलब भयंकर एनर्जी थी। उस दिन तो ये था कि एक बार कट बोलना ही भूल गया डायरेक्टर हंसते हंसते, और हम लोग पैंट पकड़े हुए हैं। हम कहा, अबे बोल कोई तो उतर जाएगी अभी ये तो, और सब हंस रहे हैं पीछे। ये करे ना हाँ ना हाँ, मैंने कहा कुछ देर और चलाना ये टेक, तो ये जो है पैजामा जहाँ पड़ जाएगा। पर पीछे देखा सब लोग हंस रहे थे। वो तो पूरा मतलब वो वैसा दिन था कि हम लोग शूट कर रहे थे और हंस भी रहे थे। मतलब मैं भी दादा को देखता था कि दादा अपना वो भागते हुए आते हैं, कांटा चुभ जाता है, विनोद ये रुको तुम तो आप लोग भी खूब हंसे और पूरे हिंदुस्तान को खूब हंसाया। हंसे सब लोग। अब ऑडियंस के सवाल लेते हैं। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता था इसलिए मैं भी ऑडियंस में आ गया हूं जी। मेरा सवाल पहला आपसे है, देख रहा है विनोद पर इतने मीम बने हैं, कितने मीम बने हैं? बहुत सारे। पीछे वाले लोग बताएं कितने मीम बने हैं? आपको कौन से मीम पसंद आए? हाँ अब मीम तो बहुत बने। मतलब बीच में एक दौर आया था कि देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, और फिर दोबारा ऐसे मीम बनने लगे कि बंद करो बकवास, नहीं देख रहा है मुझे। और उसमें कुछ बढ़िया अश्लील वाली गालियां का संबोधन भी था कि उसको भूषण भाई को पकड़ के और टांग दिया कि चुप, अब नहीं सुनेंगे। तो उस तरीके मैं खुद भी बहुत हंसा उनको देख देख के, बहुत हंसा। और आज भी कुछ ना कुछ नया जरूर आ जाता है। तो एक सवाल मेरा फैजल भाई से, उसके बाद फिर आप लोगों के से सवाल। फैजल भाई एक बार मिलने गए बच्चन अमिताभ से। किससे मिलने गए? बच्चन अमिताभ से मिलने गए फैजल भाई, और वहां हुआ कुछ बड़ा मजेदार। आपको वो बताना है जनता को। लल्लन टॉप की कसम है, झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ सही सही बताना है। अरे क्या कर रहे हैं? अब तो बताना पड़ेगा भाई साहब। नहीं नहीं भाई, अरे बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, एडिट करके बता दीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? आप भाई साहब क्या बताना आप चाहते हैं कि मैं वापस इलाहाबाद चला जाऊं और वहां मूंगफली बेचूं? बताइए थोड़ा सा। मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि उनसे पहली बार मतलब मुझे नहीं पता कि उनसे मीटिंग है। मैं एक चप्पल पहने से ऑफिस में टहल रहा था। सर आए, कहने लगे सर से मीटिंग है। जूहू तक पहुंचे। अनुराग सर। अनुराग कश्यप। हाँ, जूहू तक पहुंचे तो गाड़ी अपने आप लेफ्ट ली। तो मैंने कहा भाई यहाँ जाना है, बता नहीं कपड़ा वपड़ा बदला। तो मैंने जो है, तो हम लोग पहुंचे और आधा एक्साइटमेंट ये था कि बच्चन साहब से मीटिंग है एक शो की, और सारे लोग भी थे चैनल वैनल के। पर मैंने जैसे ही बच्चन साहब को देखा, बच्चन साहब को देखा तो मैंने छोड़ा काम, गया भाड़ में, कॉपी ली, बोला सर ऑटोग्राफ पहले दे दीजिए अभी इसके बाद टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद उनके यहाँ क्या है कि खाना आता रहता है, मतलब कि लगातार, तो आप ख़त्म नहीं होगा दूसरी चीज़ आ जाएगी। तो मैंने बोला सर मैं इलाहाबाद का हूँ। कह रहे तुम्हारे यहाँ के ऐसे बात की उन्होंने, क्या हाल चाल है, और सही है ऐसे करके। फिर बोला तिल का लड्डू खाओगे? हम कहा क्या मंगवाते हैं अभी। तो मुझे लगा तिल का लड्डू आ रहा है, सर तो खा नहीं पाएंगे, अब कहाँ दांत वात रहेगा। तो अल्लाह, तो वैसा कहना नहीं चाहिए, प्लीज सॉरी कहना था। तो मैंने कहा कि ये खाएंगे पता भी लग जाएगा पास से कि बच्चन साहब का दांत तो काम नहीं करता है, ये मैं बताऊंगा बाहर जाके। भाई तिल का लड्डू आया, पहले वो 2 खा गए। तो पहला मेरा भरम टूटा कि भाई ये आदमी जवान है, झूठ बोल रहा है ये जो है। उसके बाद क्या होता है, कहानी सुनने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए थे। अब वो क्या है, जब वो बैठ जाते हैं ना तो एक आदमी को देखते रहते हैं ऐसे करके टेबल पे।
तो मुझे लगा कि मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे बैठ गए थे वो, और यहाँ कोई कहानी सुना रहा है। अब मैं पूरे टाइम ऐसे हो जा रहा हूँ, ऐसे मुड़ रहा हूँ, ऐसे मुड़ा। मैंने कहा कि मुझसे ही सवाल पूछेंगे ये अब कि इस स्क्रिप्ट का क्या होगा। मैं कभी नीचे झुक गया, मैंने कहा मुझे मत देखो कहीं, और वो ऐसे करके सुन रहे हैं, ऐसे करके। और 1 घंटे तक ऐसे ही उनकी आँख थी। जैसे ही स्क्रिप्ट ख़त्म हुई, मैंने कहा पहला सवाल तो मुझसे ही। तो उन्होंने पलटा, जो सुना रहा था स्मार्ट बॉय उससे बोला कि पेज नंबर 62 पे तुमने गलती की है। और वो पूरे टाइम हीरो बन के आया था कि आज ऐसा सुनाऊंगा ना सर उसकी भाई, उनको 120 पन्ने याद थे, वो बिना देखे बता रहे थे। अब मैं उसको मुस्कुरा के देखता, और हीरो आज आज बता रहे थे, आज ये होगा वो। और फिर मैंने, क्योंकि मैं भी उसमें काम कर रहा था, मुझसे लास्ट सवाल पूछा उन्होंने कि बताइए इसकी शूटिंग कब करनी चाहिए। मैं ईमानदारी के रॉ में आके बोला सर शूटिंग तो नहीं करनी चाहिए 6 महीने बाद करते हैं। नीचे ही मेरी नौकरी चली गई। जब तक मैं नीचे उतर के बाद पहुंचा, उन्होंने कहा आप मत काम करिए, आप रहने दीजिए सच बोलने के नाम पे। पर वो इंसान को पूरी स्क्रिप्ट याद थी, एक एक वर्ड याद था, और वो लगातार, मतलब उनकी खासियत यही है कि आप चाहे 2000 पन्ने किताब दे दीजिए, चाहे स्क्रिप्ट, उनको पेज नंबर के साथ बताते हैं कि ये, और किरदार बोलते हैं अपने आप को, किरदार ये कह रहा था, किरदार ये कह रहा था। तो मैंने किरदार कहाँ कह रहा था, शंभू नाम है उसके, सर किरदार मैंने करके। पर वो मतलब मैंने कट शॉट करके काट छाट के बताया है। पर यही बड़े अच्छे इंसान है वो। अब आप समझ सकते हैं कि जो कट शॉट हुआ है वो कितना मजेदार रहा होगा। चलिए ऑडियंस के क्वेश्चन की बारी, कौन पूछना चाहता है? जी दीदी पूछो। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, विनोद जी। चुनौती के एड्स आ रहे हैं आपके लिए या नहीं? आपने ब्रांड को एकदम से फेमस कर दिया है। मेरे ख्याल से चिनौटी का कोई ब्रांड तो नहीं होता है। ये बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है। मेरा सवाल विनोद सर से है। भूषण जी ने तो पंचायत सीरीज में बता दिया था, आपने नहीं बताया था। आपको प्लास्टिक वाली चुनौती ज्यादा पसंद है कि स्टील वाली? मिलने से मतलब है। भैया नमस्कार दोनों को। मेरा सवाल है सभी भाइयों और बहनों की तरफ से। सवाल यह है कि आज यहाँ पे सभी अपने अपने हिस्से की ज़मीन खोजने के लिए यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए आए हैं। क्या आप लोग भी हमारे जैसे परिवेश से आते हैं? क्या आप लोगों ने भी इस तरीके के शो में जाकर के हम जैसे ज़मीन खोजने के लिए आए हैं? आप लोगों ने भी अपनी ज़मीन खोजने में क्या भूमिका निभाई है इस तरीके के शो? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम आपको देखने आए, आप भी किसी को देखने गए थे क्या इस तरीके? मतलब आप कभी उस तरफ थे, ये पूछ रहे हैं? यहाँ वाला संघर्ष आपने किया है? मैंने बहुत किया है। हाँ, हमने भी, मतलब मैंने जमीन खोजी है भाई। जमीन तुम जितनी बोलो फिर से खोज लूंगा, टेंशन नहीं है। जमीन खोजी भी है, जमीन खोदी भी है। पर मैं बहुत बार गया। सर विनोद के कितने मीम्स वायरल हुए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आपका कौन सा फेवरेट मीम है? ये तो मैं पूछ चुका हूँ। वही तो बताया था रिपीट हो गया सवाल भाई। विनोद सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? अभी तो आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अपने अंदर आप डेवलपमेंट के लिए क्या चाहते हैं? विनोद को बोल दिया है, वेरी गुड। बस आपको मतलब अगले साल वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी जो विनोद से बिल्कुल अलग नजर आएंगे हम। सर पंचायत से एक डायलॉग आपका जो फेवरेट हो। मैं कर लेंगे हफ्ता भर और इंतजार। एक आपकी तरफ से भी हो जाए फेवरेट डायलॉग। अभिनव पहले से आइडेंटिफाई करके रखो प्लीज। ये वाला एक्ट हो रखा। ये वाला एक ठो और है का? सवाल और है का? प्रहलाद चा, अगले सीजन में विधायकी लड़ रहे हो क्या? पूछ रहे हैं कौन है भाई? प्रहलाद चा, अगले सीजन में विधायकी लड़ रहे हो क्या? हाँ तुम बताओ कैसे किया जाए? विधायक बनो। बनू? ठीक है भाई, जो बोलो। अरे प्रहलाद भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद।
आशिता यहाँ से आ गई है। बताइए भाई। सर प्रहलाद चा, आपने जो एक्सेंट पकड़ी थी बलिया वाली, एक्चुअली मैं बलिया से हूँ, बट वो एकदम पिन पॉइंट थी। तो सर कोई प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको एकदम एग्जैक्ट, जैसे आप गाली दे रहे थे जिस स्लैंग में, जैसे वो लड़ाई वाला सीन था फर्स्ट सीजन में कि चिड़िया मारने वाली बंदूक नहीं है उसके आगे जो आपने बोला, वो सब चीज़ें कहाँ से सर? यहाँ नहीं बोलना। नहीं बोला सर, नहीं बोला इसलिए। और प्रिपरेशन किया? प्रिपरेशन का, हम वैसे इलाहाबाद के रहने वाले हैं भाई, और मतलब इलाहाबाद दोस्त भी काफ़ी हैं, और वो एक न्यूट्रल लैंग्वेज है, उसे बलिया भी नहीं कह सकते, हर एक आदमी अपना अपना पकड़ के चल रहा था। तो इन सब चीज़ों से बीच से गुजरे ही हैं, गांव भी है, देहात भी है, तो आसान हो गया। पर वो अच्छा, लिखा ही ऑलरेडी अच्छा था, एक जगह पे था वो लिखा हुआ मटेरियल, उसके बाद आगे अच्छा किया गया। जी सर आप दोनों रंगमंच से आए हैं, अब मैंने बचपन में रंगमंच किया है, अब छोड़ चुका हूँ। तो रंगमंच करते हुए मुझे एक फिल्म के लिए एक रोल चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए भेजा गया, जहाँ पे हम लोगों को 500-600 रुपये उसके लिए मिले थे सभी को। तो जो बच्चे, तो मैं स्पेशली गांव से हूँ, और आप लोगों का जो किरदार है मैंने बहुत देखा है। आप लोग जो पंचायत में हो, बहुत लोगों को हमने रियल लाइफ में देखा है, विनोद जैसे लोगों को रियल लाइफ में देखा है। मैं जब गया सवाल पूछ, शूटिंग पे जब गया, तो वहाँ पे ना बच्चों को भिखारी का रोल करना था। बच्चों को भिखारी का रोल करने के लिए शहर के बच्चों को मेकअप किया जा रहा था। मैं जब गया तो मुझे बहुत शर्म फील हुआ कि मुझे मेकअप ही नहीं किया, तुम वैसे ही लग रहे हो। तो वैसा आप लोगों को कभी फीलिंग आया है? आप लोग का मेकअप हुआ था गांव देहात वाले रोल की? नहीं, मैं आपका नाम क्या है? आदर्श यादव। आदर्श, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। आदर्श और इस देश की आधी जनता, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश में गोरेपन की क्रीम बेची जाती है जी। हम खुरच कर अपनी पहचान, इस देश में इस चीज़ की क्रीम बिकेगी आपकी त्वचा स्वस्थ रहे, समझ में आता है। इस देश में लंबाई बढ़ाने के कैप्सूल बेचे जाते हैं, गोरेपन की क्रीम बेची जाती है, और शऊर सीखने का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। आदर्श और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमको अक्सर हमारी त्वचा के रंग को लेकर जज किया जाता है। आप लोगों को कभी इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को झेलना पड़ा है, और आप उसको कैसे डिफेंड करते हैं? जैसे फैजल भाई ने कहा कि मैं तो पूरे आराम नगर में कहता घूमता हूँ कि किसी को काला मोटा गंदा आदमी चाहिए हो, तो ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, पर इतना आसान नहीं है हंस के टैकल करना। आप लोग कैसे टैकल करते हैं जब हमारी फिजिकल बनावट पर टिप्पणी आती है? ये दोनों लोगों के लिए सवाल है। सर क्या है कि हिंदुस्तान जो है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ हम सबसे रेसिस्ट लोगों में से एक हैं। हमसे ज़्यादा बर्बाद कोई नहीं है। हम जो है काला मोटा गंदा जो भी होता है अपने घर में बोलते रहते हैं, अपनी बहनों को बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं, और हमारे घर में ही शुरू होता है कि भाई इसका रंग सांवला है तो शादी कम होगी, ऐसा होगा। तो यहाँ को अगर इसको ब्रेक करना होता है ना, तो आप इसकी चीज़ को, जैसे मुझे लगता है ये मेरे लाइफ में है ही, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं इसको मानता नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही टाइम पास करता रहता हूँ। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई मुझसे बोलता है पतला हो जा, मैं कहता हूँ भाग यहाँ से क्योंकि क्या होता है ना दोस्त कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा, ठीक है, और उसको फाइट भी ऐसे ही करना चाहिए। मैं ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है भाई, पर क्या है कि ये इस बात को जब मैं, जैसे किसी ने मुझसे कह दिया या मेरे सामने कह दिया, तो या तो मुझे कह रहा होगा तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, किसी और को कह रहा है तो मैं उसे गरिया देता हूँ, और ये ऐसे ही होगा। क्योंकि तुम दोस्त अगर सबसे पहले तुम्हारी बात अच्छी कहने लगी, तुम्हारा बचपना अभी चल रहा है, तुम्हारे बचपने में क्या हुआ था भाई, तुम अभी बचपन में छोटे तो तुम इतने अच्छे, तुम बचपना कह रहे हो। पर यह है कि ये होना, और इसको या तो हम खुलेआम बोल लें, उसको करना, क्योंकि हम ही हमारे अंदर है ये। हम लोग जितना हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना, हम हर तरीके से जो है, सच्ची बात है, रेसिस्ट हैं। हम ज़ात के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं, हम रंग के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं। हम अपने स्कूल में लंबू छोटू नाटू कट्टू ये सब जब बोलते रहते हैं, ये सब हम करते हैं। तो अगर आपको चेंज करना है तो अपने आप से ये सब कहना बंद कर दीजिए। एक आदमी से शुरू होगा, बाकी मेरे दोस्त नहीं करते मुझसे कभी, या मैं उनके साथ कभी नहीं करता हूँ। तो आपस का ये है, पर है ये बहुत सीरियस मैटर है। ये अपने आप से ही ख़त्म होगा ये। हम